कड़ी में एक और बात आगे बढ़ा रहे हैं, और वो है थर्ड पॉइंट इसका, और सिमेट्रिक एरिया। नेक्स्ट हेडिंग है सिमेट्रिक। तो कई बार ये होता है कि कोई फंक्शन आपको दिया हो और वो फंक्शन बार बार रिपीट होता है। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसे आपने डेफिनाइट इंटीग्रेशन की पीरियोडिक फंक्शन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, बिल्कुल वैसा ही हम यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहे हैं कि यदि किसी फंक्शन के ग्राफ में इफ ग्राफ of a function has an symmetrical portion or portions, then area is equals to n times of area of any one symmetrical portion, any one symmetrical portion। ठीक है, तो यदि किसी फंक्शन के ग्राफ में n सिमेट्रिकल पोर्शन है, मतलब बिल्कुल n पोर्शन आपको दिख रहे हैं जो कि एक से एरिया रख रहे हैं, तो उस केस में हम किसी भी एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया, और हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकालिए और n से मल्टीप्लाई करिए। अब मैं जो दो चार क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ये स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में आपको सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ऑब्जेक्टिव के लिए इनके जो रिजल्ट बन जाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी मेथड इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि इस थ्योरी पर बेस्ड ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, और इस थ्योरी पर बेस्ड हमने पहला क्वेश्चन ले लिया कि ये तो अपन बहुत छोटे से अभी तक जानते थे कि एरिया बाउंडेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो अपन ने बहुत छोटे से पढ़ा है कि एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, वेयर आर रेडियस है। यहाँ पर हमने रेडियस ही लिया है। ठीक है, आज वो दिन है जब हम इस बात को वेरीफाई करेंगे कि सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर कैसे आता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये सब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ वी हैव टू शो दैट कि एरिया ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय द सर्कल, ये हमको शो करना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर मेनली कंसेप्ट ये है कि जब आप सर्कल को प्लॉट करेंगे तो यू नो दैट कि जो सर्कल का एरिया है उसमें 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है। मैं इस बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ, है ना, 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है। तो इसलिए एरिया निकालने के लिए किसी भी एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकाल देंगे। जैसे हमने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसका, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा उस एरिया का हम 4 टाइम्स कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। पूरे सर्कल का एरिया हमको मिल जाएगा यदि हम ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया मिल रहा है उस क्वाड्रेंट के एरिया का 4 टाइम्स कर दें। तो फिर होल एरिया निकालने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया का, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो 1/4 पार्ट ऑफ दिस सर्कल दिया है, इसको आप एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों के अबाउट इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि हमको इसकी दोनों लिमिट पता है। हम इसकी एक्स एक्सिस पे भी लिमिट जानते हैं, 0 से लेकर ए हो जाएगी। हम इसकी वाई एक्सिस पे भी लिमिट जानते हैं, 0 से ए हो जाएगी। मतलब आप किसके मुताबिक इंटीग्रेट कर रहे हो, एक्स के एक्सिस के
या फिर वाई एक्सिस के, इसको आप डायग्राम में बना दिया करो। जैसे हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, तो हम यहाँ पर एक स्मॉल स्टेप, ये स्कूल एग्जाम में लिखने का तरीका आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर लिख दिया करो। उससे ये पता लगता है कि आपने जो इंटीग्रेशन किया है वो एक्स एक्सिस के अलोंग किया है। आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब थ्योरी ये कहती है कि जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, इट इज 4 टाइम्स एरिया ऑफ दिस क्वार्टर। और ये जो 1/4 पार्ट है, दिस क्वार्टर का एरिया निकालने के लिए हम इसको 0 से लेके ए तक क्या लिख देंगे, वाई डी एक्स, ऐसे ही लिखा जाता है। अब जो सर्कल की इक्वेशन आपको दी है, इस सर्कल की इक्वेशन से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेना है आपको। तो यहां से मैं y का वैल्यू लिख सकता हूं √a² माइनस x², ये यहां पर डाल दीजिए। सो देयरफॉर अब आपका इंटीग्रेशन बन गया 0 से a तक √, अब इसको केवल इंटीग्रेट करिए एंड यू गेट योर आंसर। अब इसमें इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा, आपको याद हो तो। इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है 0 से। व्हेन यू पुट अपर लिमिट, जब अपन a डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर a डालोगे तो a/1 π/2 आता है, π/2 मतलब दिस बिकम πa²/4, और जब 0 डालेंगे तो ये दोनों ही 0 आता है। तो ओवरऑल जब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो πa² बन जाएगा, है ना। डन, वेरीफाई। ये स्कूल एग्जाम में इतना करके आना पड़ेगा, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो डायरेक्ट पता ही है, सर्कल का एरिया πa² होता है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल पोर्शन वाली थ्योरी भी कंप्लीट हो गई कि सर इस पर बेस क्वेश्चन कैसे होगा। तो ऐसे क्वेश्चन होगा, और एक एरिया निकाल के 4 गुना कर देंगे, देन वी गेट द होल एरिया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं ऐसे 3-4 क्वेश्चन अब आपके सामने रख रहा हूँ, और सारे मैं स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, ठीक है। और आप टेक्स्ट बुक से जरूर क्वेश्चन बनाइएगा। चलते हैं पेज नंबर 2 की तरफ, जहाँ पर हम उसके बड़े भाई का एरिया निकालेंगे। इसका बड़ा भाई मतलब इलिप्स। पहले तो बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। पेज नंबर 2, कहीं भी डाउट होगा तो पूछिएगा। एरिया अंडर कर्व अपना चल रहा है, तीसरा टॉपिक एरिया अंडर कर्व का चल रहा है। तीसरे टॉपिक में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया, सर्कल का एरिया आप इसको वाई एक्सिस के अलोंग भी इंटीग्रेट कर सकते थे। पेज नंबर 2 की बारी है। पेज नंबर 2 पे हम दूसरा एक क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय एन ellipse x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 इज πab। ये एलिप्स से बाउंडेड रीजन का एरिया है। और आप ये देखो, यदि यहाँ a² b² की जगह a² लिख दूं तो सर्कल बन जाएगा, मतलब ए बी की जगह ए लिख दूं तो सर्कल का एरिया πa² आ जाएगा। जो सर्कल का एरिया होता है πaa, उसमें एलिप्स का एरिया बनाने के लिए πab लिख दो, खत्म हो गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सेम। भाई होगा क्या, होगा ये कि अपन अब जानते हैं कि एलिप्स जब आप बनाओगे तो एलिप्स और सर्कल में बस इतना फर्क है, ये थोड़ा सा हमने स्ट्रेच कर दिया एक्स एक्सिस के अलाउंग। अब यहाँ भी आप देख रहे हो 4 सिमेट्रिकल पोर्शन है, तो किसी भी एक पोर्शन का एरिया मैं निकालूंगा, उसका 4 टाइम कर दूंगा, देन वी गेट द होल एरिया। तो ये है एलिप्स, स्टैंडर्ड एलिप्स की हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन सा एलिप्स है, तो हमने स्टैंडर्ड ही बना लिया, ठीक है। आप कॉन्जुगेट बनाओगे तो भी ऐसे ही दिखेगा वो, मतलब लिमिट तो वही आएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 0 होगा बेटा, ये a होगा,
और यहाँ पे भी जब आप इंटीग्रेट करने जाओगे तो हम किसी एक पोर्शन का एरिया निकालेंगे, और यहाँ भी हम एक्स एक्सिस के अलाउंग इस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमने जो अपनी स्ट्रिप ली है वो हमने एक्स एक्सिस के अलाउंग ली है। मतलब ये लेंथ हमारा dx हो जाएगा और ये लेंथ हमारा y हो जाएगा। मतलब जो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे भी बनेगा, इट इज अगेन 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन का लिमिट फ्रॉम 0 टू a y dx बनेगा। अब बस थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आता है, कितना चेंज आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अपन को क्या करना है बेटा, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। अब y इन टर्म्स ऑफ x कैसे निकालोगे, तो जो आपको इलिप्स की इक्वेशन दी है, ये इलिप्स का इक्वेशन था, इससे y का वैल्यू x के टर्म्स में निकालना है। तो इसको वहां पर ट्रांसफर कर दीजिएगा, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ऐसा दिखेगा। एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लोगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर दिखेगा। स्क्वायर रूट ले लेना, तो बेटा यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाता है आप देख लीजिए, क्या आती है y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, और इतना सा चेंजेस था। तो पहले जो आता था केवल रूट ओवर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, पहले केवल इतना मिलता था सर्कल में। इलिप्स में केवल क्या होता है, इस जगह पर 4 के साथ b बाई ए और आता है, 4b बाई ए आता है बस, बाकी पूरी कैलकुलेशन सेम है। यहाँ भी अब आप देखो क्या बनेगा बेटा, 4b बाई ए, यहाँ भी क्या बनेगा, पूरी कैलकुलेशन वैसे ही रखना। और अब क्या होता है, अब होता है सर ये 4b बाई ए आपने बाहर लिखा है, ये तो सही है 4b बाई ए, और इनटू ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई ए स्क्वायर बाई 4। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा ये पाई ए भी निकाल के दे देगा आपको, ठीक है। तो दिस इज द एरिया बाउंडेड बाय एन इलिप्स। सर्कल और इलिप्स में केवल इतनी जगह पर फर्क आएगा, पूरा कैलकुलेशन सर्कल का है, बस सामने b बाई ए एडिशनल बन के आ जाता है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह है हमारा दूसरा क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय एन इलिप्स और सिमेट्रिकल पोर्शन के एरिया पे है। एक पोर्शन का एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर दिया है। पेज नंबर 3। अरे हाँ हेलो थम्स अप वगैरह कुछ तो करते जाओ, बैठे फिर आगे चुपचाप बार बार एक ही चीज बोलना पड़ता रोज तुम, ठीक है। बस एक नहीं कर दिया वही बहुत है। लेकिन जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत देते रहो, पता है आपको पहले भी बोला। चलते हैं, अगली बात बताता हूँ। एरिया बाउंडेड बाय, और ये सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जो बन रहे हैं आगे, उसको ध्यान रखना। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला y square equals to 4ax, y square equals to 4ax, and its latus rectum is 8a square by 3, 8a square by 3, इसको याद रखिएगा 8a square by 3। ये पैराबोला और उसके एलआर से, लेटस रेक्टम से बाउंड्री रीजन का एरिया होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है, सब्जेक्टिवली मैं आपको बता रहा हूँ और उसका प्रूफ भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला 2 पार्ट होते हैं क्वेश्चन में, एक तो होता है इसका डायग्राम वाला पोर्शन, जिससे हमको पता चलता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो हमको दिया है एक राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, ये बनेगा, ठीक है। ये इसको टच करके यहाँ पे जाएगा, यह है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यह है हमारा पैराबोला। और हमको इसकी एलआर एक फोकल कॉर्ड है जो कि डायरेक्ट इसके पैरेलल होती है, यह है एलआर, फोकस से पास होती है, ऐसे पास होती है। इससे बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। अब आप देख रहे हो कि इससे बाउंड्री रीजन में ये पूरा एरिया है, ये और कर्व से बाउंड्री रीजन का ये एरिया है। इसमें 2 सिमेट्रिकल पोर्शन है,
तो हम एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकालेंगे, हम एक सिमेट्रिकल पोर्शन का एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे, और उसका डबल कर देंगे, देन वी गेट दी होल एरिया, देन वी गेट दी होल एरिया। आप जानते हो फोकस का कोऑर्डिनेट इस केस में a,0 होता है, a,0 होता है, ठीक है। तो अब हम जो इंटीग्रेट करेंगे बेटा, क्योंकि हमको एक्स एक्सिस पे लिमिट पता है, इसलिए हम इसको केवल सर्कल में और इलिप्स में हम एक्स और वाई दोनों के, क्योंकि सिमेट्रिक था, यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं है, और इस कारण हम इसको केवल एक्स एक्सिस के अलावा इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हम जो स्टेप लेंगे वो एक्स एक्सिस के अलावा अपनी स्टेप लेंगे, ठीक है। तो याद में रखना, लिमिट हमको पता ही है, 0 से a लिमिट लेंगे। अब हमको जब एरिया लिखते हैं बेटा, तो एरिया हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया में इट इज ट्वाइस ऑफ, डबल आएगा क्योंकि दो ही सिमेट्रिकल पोर्शन है। लिमिट आपकी 0 से a होगी, y dx होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ट्वाइस चलेगा। अब हमको यहाँ पर y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो हर बारी थोड़ी वो आएगा, वो आप डिपेंड करेगा पैराबोला पे, है ना। तो अगला क्वेश्चन बेटा ये है कि आपको जो पैराबोला का इक्वेशन गिवन है, उस पैराबोला की इक्वेशन से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x बनाना है। तो वी गिवन दैट y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ √4ax आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप इसको ट्वाइस ऑफ √a इंटू √x ऐसा लिख सकते हो। अब ये डाल दीजिए यहाँ पर 2√a√x, ठीक है। तो 2√a बाहर आ जाएगा, तो कितना हो गया बेटा, 4√a बाहर हो गया। पूरे चेंज कर देता हूँ क्योंकि सभी हटाना पड़ेगा। अब केवल इंटीग्रेशन बचा है, अब तो कुछ बचे ही नहीं है इसमें काम। इतना ही पोर्शन होता है, हर बारी हर क्वेश्चन में इतना ही करना है। तो क्या आएगा बेटा, बाहर बैठ गया आपके 4√a, अंदर √x का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा, x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट है 0 से a तक। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इट बिकम्स 8√a/3 और a का पावर 3/2 माइनस 0। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना तो दिस गिव्स यू 8a²/3। नाउ वी डन आवर रिजल्ट, ये आ गया वेरीफाई होके, ठीक है। दो पोर्शन है अलग, डायग्राम वाला पोर्शन है और इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये तीसरा क्वेश्चन मैंने बताया तीसरे पार्ट पर, सिमेट्रिक एरिया। यहाँ पर भी आपको सिमेट्रिक एरिया मिल रहा था, यहाँ पर भी सिमेट्रिक एरिया आपको मिल रहा था, है ना। चलते हैं आगे। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4, चौथा पेज। कहीं डाउट होगा तो पूछेगा, हाँ ना करते रहें, थम्स अप बनाते रहें और पढ़ाई करते रहें जोरदार। ओके, डन 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 डन। पेज नंबर 4 देखिए, एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये रिजल्ट है, डायरेक्ट आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन में, इसलिए इनको जरूर तैयार कर लेना। अगला बेटा है जो ये वाला है, एरिया बाउंडेड बाय mod x प्लस mod y इक्वल्स टू a, इक्वल्स टू a, इट इज 2a², 2a। अब ये क्या बला है, वो देखो आप। तो एक्चुअली आप देखोगे ना, mod x प्लस mod y, जब mod का साइन छोड़ते हैं तो दो साइन देता है, प्लस और माइनस। तो एक्चुअली ये टोटल कितने इक्वेशन बनेंगे, ये 4 इक्वेशन बनेंगे, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, चारों क्वाड्रेंट में 4 लाइन बनेंगी ये। मतलब व्हेन यू प्लॉट दिस, जब आप इस वाले को प्लॉट करोगे ना, जब हम प्लॉट करेंगे तो एक्चुअली ये बनता क्या है, जब आप x और y दोनों को पॉजिटिव ले लोगे तो ये बनेगा x प्लस वाई बराबर 1। कौन सी लाइन बनेगी बेटा, x प्लस वाई बराबर 1, और x प्लस वाई बराबर 1 को प्लॉट करोगे तो ऐसा बनेगा। जब x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा तो ये लाइन ऐसी बनेगी, दिस इज माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 1। जब x और y दोनों नेगेटिव होगा तो ये लाइन बनेगी, दिस इज माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 1, मतलब x प्लस वाई बराबर -1। और लास्ट थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा,
ठीक है, सही चित्र बनाएगा, स्क्वायर दिखेगा आपको। जब x नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव y नेगेटिव होगा तो ये है एक्चुअली, ये 4 लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये है वो 4 लाइन। एग्जैक्ट प्लॉट करोगे तो बहुत अच्छा डायग्राम बनता है, बहुत अच्छा दिखेगा आपको। ठीक है, मैं ज्यादा उसमें वो नहीं कर रहा, वरना डायग्राम पूरा ही खराब हो जाएगा। आप एग्जाम बना लीजिएगा। तो अब आप देखिए इसमें तो बेटा कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हमको ये जो एरिया था वो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ना, वो ये वाला एरिया, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये पूरा चारों मिला के। तो अपन क्या करेंगे, अपन किसी एक क्वेश्चन का एरिया निकाल के उसका 4 टाइम्स कर देंगे यहाँ पर। तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में एरिया निकाल सकते हो। जनरली आपको सजेस्ट मैं ये करूंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकाला करो, क्योंकि सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं, परेशानियां थोड़ी सी कम होंगी। ठीक है, और वैसे ही पेपर में बहुत परेशानियां देते हैं, आप खुद से अपनी परेशानी नहीं बढ़ा सकते हो, वरना मुश्किल हो जाएगी पेपर में आपको। अपनी परेशानी है पेपर में मत बढ़ाया करो। ठीक है, चीजें कैसी इजी करनी है वो इजी करने पर विचार करें। कई बच्चे जानबूझ के पेपर को मुश्किल कर लेते हैं। ठीक है, हम इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ले रहे हैं। अब इसका एरिया जब एग्जाम हॉल में आएगा ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो इसका एरिया आप आसानी से बता सकते हो कि सर ये ए लेंथ है और ये भी ए लेंथ है। इसको भी आप बेटा एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। और अपन जानते हैं हाफ बेस इनटू हाइट से इस पर्टिकुलर का जो एरिया आएगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया बनेगा, ये हाफ ए स्क्वायर बनेगा। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, देन वी गेट द होल एरिया। तो ऐसे डायरेक्ट तो बता सकते हैं, बट इंटीग्रेशन से यदि सब्जेक्टिव एग्जाम में करना है तो आपको इंटीग्रेट करके इसको करना पड़ेगा। तो वो भी इजी है। हम एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पे इसका स्टेप ले रखा है और एक्स एक्सिस पे स्टेप लेने के बाद ये dx हो जाएगा। तो हमको अब y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं इसको, इसलिए हमारी लाइन x प्लस वाई बराबर a दिखेगी। तो यहाँ से y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा y बराबर a माइनस एक्स, है ना। तो अब अपना जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, इट इज 4 टाइम्स 0 से लेके a तक y dx। तो इट इज 4 टाइम्स 0 से लेके a तक, और y का वैल्यू आपने अभी निकाला है, इट इज रूट ओवर a माइनस एक्स dx। रूट नहीं है, सॉरी, ओनली a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। अब इंटीग्रेट इसको पूरा एक मान के भी कर सकते हो, अलग अलग जैसी आपकी मर्जी है। इंटीग्रेशन बहुत आपने सीख लिया है। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में बाहर रखता हूँ। इसका इंटीग्रेशन बेटा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, है ना। बाई 2 तो मैंने बाहर लिख रखा है, और साथ में माइनस साइन भी आता है, तो a को नीचे 0 को ऊपर कर दिया, तो बाहर बेटा 2 हो गया। जब अपन 0 डालेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो a स्क्वायर आएगा, और जब अपन a डालेंगे, ये इसका इंटीग्रेशन से आंसर। तो इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, डायरेक्ट इससे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इतना भी करने से बच जाओगे यदि आप इसको डायरेक्टली याद कर लोगे। ठीक है, तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। कोई डाउट है आपका तो पूछिए। ये मैंने 4 क्वेश्चन बनाए हैं, चारों के रिजल्ट आप याद रखिएगा। चलते हैं पेज नंबर 5 पे। कुछ और क्वेश्चन अपन करेंगे, आप बोलिए। सर ये सब्जेक्टिव एग्जाम में डायग्राम बनाते हैं? या सब्जेक्टिव में डायग्राम बनाना जरूरी है, ठीक है, वरना वो आपके मार्क्स उठा के काट लेंगे। दोनों में एरिया अंडर कर्व का, एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आपको बताया कि दोनों चैप्टर आपके स्कूल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर देते हैं। तो इसलिए इनको पूरा प्रॉपर करना है और फिर डायग्राम बना के करना है। क्वेश्चन नंबर अगला,
अब आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कितनी मेरी बात समझे, आप मेरे को आंसर करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय x equals to 80 square, x equals to 80 square, y equals to 280 between coordinates corresponding to t equals to 1 and t equals to 2। ये पहला क्वेश्चन है, आंसर करना है आपने, नहीं जमेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। एरिया बाउंडेड बाय y equals to 1 plus 2 sin square x axis and ordinates x equals to 0 and x equals to pi। Third, sketch the graph of y equals to root x plus 1 in closed interval 0, 4 and determine area of region and determine, कहीं पे पढ़ने में दिक्कत जाएगा तो पूछ लेना, एरिया ऑफ रीजन enclosed by the curve x axis and lines x equals to 0, x equals to 3 क्वेश्चन है, 5 मिनट है, समय आपका शुरू होता है अब। एक भी आंसर नहीं आया अभी किसी भी बच्चे का, जरूरी नहीं है तीनों आंसर करो, जो जो आते जाए वो कर सकते हैं आप आंसर। ओहो, एक भी अभी भी नहीं आया, अटक तो नहीं गए भैया? अच्छा, कुणाल थर्ड का ए, अरे थर्ड का ए, नहीं नहीं कुणाल चेक करें, ऋषभ बोधे चेक करें, ऋषभ बोधे चेक करें, कहीं तो गड़बड़ हुआ है। कौन से क्वेश्चन का आंसर करो, मैं फर्स्ट मान के ही आपका आंसर बता रहा हूँ,
तो ऋषभ को चेक करें, कुणाल चेक करें, मानसी चेक करें। इतना तुम लोग गलत कैसे कर सकते हो भाई? इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं है आपसे, तो आप लोग इतना गलत करोगे। इसको नहीं अंशु भगने, सेकंड क्वेश्चन का तुम्हारा जो आंसर है चेक करें। चार बच्चों ने आंसर किया, चारों गलत हो गए, बताइए। बहुत विडंबना है। अभी करेक्ट है, चलो एक तो गनीमत है, आंसर करेक्ट हुआ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रख लें। मैं चल रहा हूँ पेज नंबर 6 पर। मैं चल रहा हूँ पेज नंबर 6 पर। कौन से क्वेश्चन का आंसर है? ऋषभ ये। मैं चल रहा हूँ पेज नंबर 6 पर और सॉल्व कर रहा हूँ तीनों क्वेश्चन 1 बाई 1। मानसी सेकंड वाले का करेक्ट है, वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली जो 80 स्क्वायर 280 दिया है ना, ये एक्चुअली पैराबोला का इक्वेशन होता है। इकाई इक्वेशन है बेटा, ये पैराबोला है। y स्क्वायर बराबर 4ax, इसी का पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है। तो ये y स्क्वायर बराबर 4ax है और t बराबर 1 t बराबर 2 डालेंगे यहाँ पर। तो t को 1 डालोगे तो ये आएगा और 2 डालोगे तो 4a आएगा। तो a से 4a तक इंटीग्रेट करना है पैराबोला। मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। भाई मेन क्या होता है? मेन ये पहचानना है कि फंक्शन क्या है, और फिर दूसरा ये पहचानना है लिमिट क्या दी है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमको जो कर्व दिया है वो राइट हैंडेड पैराबोला y स्क्वायर बराबर 4ax दिया था। इसी y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax को हम इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखते हैं x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म है। तो ऐसा दिया था आपको, उसका मतलब आप ये समझिएगा। अब जब t की जगह पर 1 डालेंगे यहाँ पर तो ये बनेगा x बराबर 1 और t की जगह पर 2 डालेंगे तो ये बनेगा x की जगह पर 4a। तो हमको a से 4a तक ये पूरा एरिया बताना था। वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। a से 4a तक ये एरिया हमको निकालना था, ठीक है। ये रिक्वायर्ड एरिया है। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 + 2 sin स्क्वायर 0 5 और थर्ड क्वेश्चन है 2x + 1 0 4। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हटा देता हूँ, साइड में मेंशन कर लिया मैंने। ओके, थर्ड का हाँ अभी करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड दोनों। अच्छा फर्स्ट और थर्ड, सेकंड ठीक है। अभी मयंक सेकंड करेक्ट है, मानसी सेकंड करेक्ट है, ऋषभ बोधे तीनों करेक्ट हैं। बाकी और किसी का आंसर नहीं आया अभी तक, ठीक है। चले, तो अब ये क्या करना था? अब इसका जब एरिया निकालोगे ना तो एक्चुअली इसका एरिया जो है वो दो सिमेट्रिकल पोर्शन है। ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये दो सिमेट्रिकल पोर्शन है। तो हम ऊपर वाले का एरिया निकाल के उसका डबल करेंगे। ये दो सिमेट्रिकल पोर्शन थे, तो बच्चों से यही गड़बड़ हो जाती है। ये ए दिया था और ये 4a दिया था। लिमिट हमको ए से 4a दी है,
तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया बनेगा इट इज ट्वाइस इंटीग्रेशन का लिमिट ए से लेके 4a और y dx, y का वैल्यू आएगा √4ax। ये था। अब आप बस इसको इंटीग्रेट करना। तो इतनी बात बतानी है, इसके बाद तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में पहुंच गए। अब उसको इंटीग्रेट करना है। तो ये 2√a बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा 4√a। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x पावर 3/2/3/2 आएगा। लिमिट a से लेके 4a, तो जब ये ऊपर आ जाता है तो इट इज 8√a/3, और जब 4a डालेंगे तो 8a/3/2, और जब a डालेंगे तो a/3/2। a/3/2 बाहर ले लीजिएगा, अंदर बचेगा 8 - 1 जो कि होता है 7। तो दिस गिव्स यू 56a² 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 56a² 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। डबल क्यों किया? क्योंकि दो सिमेट्रिकल पोर्शन है, एक पोर्शन का एरिया निकाल के डबल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन है पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ, सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया था 1 + 2 sin² x का इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना है। तो सेकंड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द एरिया। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से पाई और 1 + 2 sin² x, 1 + 2 sin² x dx। और इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, यू गेट दी आंसर। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि 0 से पाई तक वी नो दैट sin x पॉजिटिव होता है। तो यदि आप इसका ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाएंगे तो इसकी लिमिट जो है वो 1 से 3 जाएगी, लिमिट 1 से 3 जाएगी। और ग्राफ इसका जो बनेगा 0 से पाई के बीच में, यदि आप ग्राफ बनाना चाहें तो अपन जानते हैं कि sin² का ग्राफ बेटा ये होता है, ये sin² हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी रेंज डबल हो जाएगी, 0 से 2 जाएगी, ये 2 sin² x हो गया। अब इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये 1 से 3 के बीच में बनेगा। तो जब आप 2 sin² x का ग्राफ बनाओगे तो 2 sin² x का जो मतलब 1 + 2 sin² x की जो ग्राफ है वो 1 + 2 sin² x की ग्राफ एक्चुअली आपको ऐसी दिखेगी। ठीक है, 1 से 3 रेंज होगी इसकी, 1 से 3 रेंज होगी, और ये 0 है यहाँ पर और ये पाई। इस तरीके से ग्राफ आपको दिखेगा। तो हमको इससे बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना था। तो अब अपन यहाँ से यहाँ तक 0 से पाई फंक्शन का एरिया हमको पता है, मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा। तो डायरेक्टली एरिया हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सेपरेट करके इंटीग्रेट मार दीजिए। 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 sin² x को तो अपन जानते ही हैं, 1 + cos 2x लिखेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ये पाई - 0 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और इसका इंटीग्रेशन sin 2x/2, लिमिट 0 से पाई। तो ये बाहर तो पाई चल ही रहा है, जब आप इसमें पाई डालोगे तो ये पाई + 0 बनेगा, और जब 0 डालेंगे तो ये 0 + 0 बनेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 2 पाई। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है 2 पाई। इतनी दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपके सामने उसका सॉल्यूशन रख रहा हूँ। ठीक है, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन दीज 2 क्वेश्चन तो पूछ लें। बोलो बेटा। सर वो पहले क्वेश्चन में सर वो लिमिट कैसे निकाले एक बार बताना सर। लिमिट ए से 4a, वो ए से 4a वाला पूछ रहे हो क्या? हाँ सर। वो तो क्वेश्चन में दिया था ना। क्वेश्चन में क्या दिया था बेटा? क्वेश्चन में आपको दे दिया है, फंक्शन दिया था आपको x = 80², y = 280, और फिर आपको बोला था एरिया बाउंडेड करस्पॉन्डिंग टू t = 1 एंड t = 2। तो जब आप t की जगह पर 1 डालोगे, क्योंकि हमको x की लिमिट चाहिए थी, तो ये हमारा x, इसमें t की जगह पर 1 डालेंगे तो x बराबर कितना आएगा t, और इसमें जब t की जगह पर 2 डालेंगे x बराबर कितना आएगा 4a। समझ गया? तो ये से 4a आ गया।
क्लियर है? हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पेज नंबर 7 नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक बार आपको दिए थे वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, फिर अपन चलते हैं इसमें आगे थ्योरी में। लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला था कि स्केच द ग्राफ ऑफ रूट एक्स प्लस 1। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि रूट एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। अब इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरीके से ग्राफ बनाएगा। ठीक है, ये 0 से 4 तक आपको ग्राफ प्लॉट करना था। दिस इज ग्राफ ऑफ y बराबर रूट एक्स प्लस 1। ये हमारा y बराबर रूट एक्स प्लस 1 का ग्राफ है। ठीक है, 0 पे वैल्यू इसकी 1 आती है, मतलब ये यहाँ पर 1 से चलना शुरू होगा। अब आपको ये फंक्शन से और एक्स एक्सिस और 0 से 4 तक बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना था। तो यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। ये रिक्वायर्ड एरिया था। बना लीजिएगा बढ़िया सा डिजाइन। जितना अच्छा डिजाइन बनाओगे बाद में पढ़ने में उतनी अच्छी खुशी होती है। ठीक है, आप जब रिवाइज करोगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा कि आपने बड़े अच्छे नोट्स बनाए। रिवीजन करने का मन करता है, इसलिए थोड़ा सा कॉपी को डिजाइनर और बड़ा खूबसूरत करते हैं। हर खूबसूरत चीज बहुत अच्छी लगती है ना? तो चीजें खूबसूरत होना चाहिए। और अब चलते हैं इसमें आगे क्या करेंगे भाई। एरिया निकालने के लिए हम इसको, क्योंकि हमको ये पता है क्या, वाई एक्सिस की लिमिट पता है, सॉरी एक्स एक्सिस की लिमिट पता है, तो हम स्टेप एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बता रहा हूँ कि हमेशा इस तरीके से स्टेप दिखा दिया करो। ये आ गया, स्केच दी डायग्राम हो गया। अब रिक्वायर्ड एरिया बस कैलकुलेट कर दो। तो रिक्वायर्ड एरिया जो है वो सीधा सीधा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक 1 प्लस रूट एक्स को इंटीग्रेट कर देना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, वो तो बड़ा इजीली हो जाता है। एक्स प्लस एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट है 0 से लेके 4 तक। जब आप अपर लिमिट डालेंगे 4 पावर 3/2 8 बनता है ना? और 0 डालोगे तो सब कुछ 0 ही हो जाना। वो हमने लिखा नहीं, चलो लिख देते हैं। 2/3 8, 16/3 4 प्लस 16/3 12 28/3। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस। 28/3 लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। ओके डन। चलिए, तो ये हो गया बेटा अपना लास्ट क्वेश्चन। अब अपन चलेंगे इसमें आगे। ये थी अपनी थर्ड हेडिंग। इसमें हमने आपको बताए थे कुछ सिमेट्रिकल पोर्शन के एरिया। यदि किसी फंक्शन के ग्राफ में एक से ज्यादा सिमेट्रिकल पोर्शन होंगे तो हम किसी भी एक पोर्शन का एरिया निकाल के उतने टाइम्स कर देंगे जितने सिमेट्रिकल पोर्शन हमको मिल रहे थे। ठीक है, अब मैं अगली हेडिंग पे चलता हूँ। अगला पेज अपन ले रहे हैं इसमें। ठीक है, इस पेज पे ले लेते हैं, अगले पेज पे ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये सब आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। पेज नंबर 8 सारे क्वेश्चन तीन तीन क्वेश्चन दिए थे, तीनों सॉल्व कर दिए। तो अगली हेडिंग ध्यान दीजिए। अब हम यहाँ पर बात करें बेटा एरिया बाउंडेड बाय 2 और मोर फंक्शन। सबसे पहले हम 2 फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया ले रहे हैं। तो एरिया बाउंडेड बाय, अभी तक हमारा एक फंक्शन आ रहा था और फिर वो हम एक फंक्शन के साथ एक्स एक्सिस ले रहे थे, या फिर वो एक फंक्शन के साथ हम वाई एक्सिस ले रहे थे, या फिर हम एक ही फंक्शन ले रहे थे, जैसे हमने सर्कल ले लिया, एलिप्स ले लिया, पैराबोला ले लिया, एक ही फंक्शन ले रहे थे। अब हम 2 फंक्शन लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग है एरिया बाउंडेड बाय 2 फंक्शंस।
एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर लिखो यहाँ पर, टू और मोर फंक्शंस, एरिया बाउंडेड बाय टू और मोर फंक्शंस, दो या दो से ज्यादा फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो हमने मान लिया जनरली हमारे पास दो फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स। पहली सिचुएशन में ये लेके चल रहा हूँ कि मान लो हमने दो फंक्शंस के ग्राफ बनाए और वो दो फंक्शन के ग्राफ हमको इस तरीके से मिल जाए। ये पहले फंक्शन का ग्राफ है मान लो और ये दूसरे फंक्शन का ग्राफ है। तो ग्राफ है, कोई भी ग्राफ होगा। दिस इज ग्राफ ऑफ अवर फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, दिस इज वाई बराबर जी एक्स। और ये दो फंक्शन ऐसे हैं कि दोनों फंक्शन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट मान लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीस टू फंक्शन। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, अब आपको इन फंक्शंस का एरिया फाइंड करना है ए से बी तक। ए और बी क्या है, तो ए सपोज मान लेते हैं दिस इज एक्स इक्वल्स टू ए और दिस इज एक्स इक्वल्स टू बी। ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा ए और बी। तो क्वेश्चन में ये हम लिख रहे हैं कि एरिया बाउंडेड बाय फंक्शंस y equals to fx, y equals to gx and lines x equals to a and x equals to b। मतलब ये वाला एरिया होगी। अब ये एरिया निकालने के लिए मेथड क्या है एक्चुअल, we have to find this area bounded by two functions where two functions do not intersect each other। जब दोनों फंक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हों तो अपन क्या करेंगे। तो सिंपल सा आपको समझ में आ रहा है कि आप केवल क्या करोगे, ए से लेके बी तक ऊपर वाले फंक्शन और एक्स एक्सिस से बाउंड्री रीजन का एरिया, मतलब ये पूरा एरिया निकाल लोगे और उसमें से ए से लेके बी तक नीचे वाले फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब ये पूरे एरिया में से यहां से लेके एक्स एक्सिस तक इस एरिया में से नीचे वाले एरिया से बाउंड्री रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, देन वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। मतलब ये एरिया कितना आ जाएगा बेटा, ये एरिया आ जाएगा। सो दिस एरिया इज गिवन बाय, हम ए से बी तक ऊपर वाले फंक्शन के बाउंड्री रीजन की एरिया में से ए से लेके बी तक नीचे वाले फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या फिर अपन इस बात को कॉमनली इस तरीके से लिख सकते हैं fx minus gx dx, दिस इज अवर रिक्वायर्ड एरिया। ये है रिक्वायर्ड, दिस इज द रिक्वायर्ड। समझ में आई पहली बात। तो ओवरऑल डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन, यदि फंक्शन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो तो दो फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना हो तो हम ऊपर वाले फंक्शन के बाउंड्री रीजन के एरिया में से नीचे वाले फंक्शन के बाउंड्री रीजन का एरिया, मतलब दो क्वेश्चन है उनको सब्ट्रैक्ट करना एंड वी गेट द आंसर। अब आप ध्यान से समझिए एक बात। अब मान लो आपको दो ग्राफ दे रखे हैं फंक्शन के, पता नहीं कौन सा ऊपर है, पहले तो डायग्राम प्लॉट करना है। मान लो डायग्राम में मुश्किल जा रहा है। अब यदि आप इनको उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दोगे, मतलब नीचे आता है ये, ऊपर आता है ये वाला, मान लो आपने इसको उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया, fx माइनस gx की जगह gx माइनस fx लिख दिया, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस सामने माइनस का साइन आ जाएगा। आप यदि इसको उल्टा सब्ट्रैक्ट करोगे तो सामने माइनस आएगा और एरिया नेगेटिव नहीं आता है, इसलिए फाइनल आंसर आप पॉजिटिव करके लिखेंगे। और नेगेटिव आने का मतलब आप ये समझेंगे कि आपसे उल्टा सब्ट्रैक्ट हो गया है, बस और कुछ नहीं। मतलब fx माइनस gx की जगह आप gx माइनस fx कर दो, गलती आपसे कुछ नहीं हुई, केवल आपने सब्ट्रैक्ट गलत कर दिया है। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस आंसर का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आता है, साइन बार अपोजिट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट केस। नाउ अपन बात करते हैं एक सेकंड केस पर। अब मैं बात करता हूं कि आपने यदि फंक्शन का ग्राफ बनाए और पहले फंक्शन का ग्राफ मान लो ऐसा बने और दूसरे फंक्शन का ग्राफ मान लो ये बने। यह है मान लो हमारा fx और ये है मान लो 3x, और यहाँ भी हम इनको a से लेके b तक एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। We have to find area bounded by these two functions from a to b, from a to b। ये a to b क्वेश्चन में दिया जाता है, ये y एक्सेल है।
तो अब इससे बाउंड्री रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला एक काम क्या करोगे, फर्स्ट वी फाइंड दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ये दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके सी निकाल लेना है। यहाँ तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे थे, लेकिन अब ये हो गया कि यहाँ पर ग्राफ ऐसा ये चला गया और ये ग्राफ ऐसा आ गया, ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए। अब हमको इन दोनों से बाउंडेड ए से बी तक एरिया निकालना है, मतलब हेडिंग यही है हमारी, इसी का हम बात कर रहे हैं। ए से बी तक दोनों फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। अब पहली सिचुएशन ये थी, दूसरी सिचुएशन ये है, अब हमको ये एरिया निकालना है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले यू फाइंड दिस सी। अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, मतलब यही वाली बात लिखेंगे आप, लिखो क्या करो क्या, एरिया बाउंडेड बाय फंक्शंस y बराबर fx, y बराबर gx एंड लाइन्स x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू b इज, अब ध्यान से समझिएगा क्या करोगे बेटा। हम सबसे पहले a से लेके c तक ये एरिया निकाल लेंगे। अब इस एरिया में आप देख रहे हो क्या हो रहा है, इस एरिया में ऊपर कौन सा फंक्शन चल रहा है gx, और नीचे कौन सा फंक्शन चल रहा है fx। तो gx में से fx सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ गया ये एरिया। फिर प्लस इसमें ऐड करेंगे c से लेके b तक fx में से gx के एरिया को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमको ये वाला एरिया मिल गया। अब ये दोनों एरिया निकाल के ऐड कर देना, देन वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। ये दोनों एरिया निकाल के ऐड कर देंगे, देन वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है। सो टोटली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, कि हमेशा बिटवीन टू लिमिट्स a से b तक दो फंक्शन से बाउंड्री रीजन का एरिया निकालना है। तो हमेशा ये नहीं होता कि एक में दूसरा वाला सब्ट्रैक्ट करो और एरिया आ जाएगा। तो इसलिए आपको सजेशन ये बार बार दे रहा हूं कि ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि दोनों में थ्योरी वही है। यहाँ भी दो फंक्शन है, यहाँ भी दो फंक्शन है, यहाँ भी हमने इसी का एरिया निकाला है, यहाँ भी हमने इसी का एरिया निकाला है, बट यहाँ पर फॉर्मूला अलग है, यहाँ पर फॉर्मूला अलग है, दोनों जगह सिचुएशन अलग अलग है। इसलिए ग्राफ आपको रफ भी बहुत बनाना जरूरी है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि ग्राफ एक्चुअली चल कैसे रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दूसरी सिचुएशन आ गई आपके पास। अब मैं आपके साथ एक डिस्कशन और कर रहा हूं, और वो डिस्कशन ये है कि कई बारी ये होता है कि आपको ये ए से बी तक लिमिट भी नहीं दिए जाते। ठीक है, तो मैं आप तीसरी बात आपके साथ डिस्कशन में ला रहा हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, पहले पूरा थ्योरी बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन हर एक पे कंसेप्ट पे क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको पता रहेगा कि इस कंसेप्ट पर बेस्ड है। पहले सारे कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूँ, फिर एक साथ सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो क्वेश्चन आप बोलो बेटा। सर, अगर हमें एक ऐसा दिया है कि कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और एक्स एक्सिस और वो जो फंक्शन है जो लाइन पैरेलल है उसका 0 से इन्फिनिटी तक एरिया निकालना है, तो सर एरिया भी इन्फिनिटी आएगा ना? हाँ, 0 से इन्फिनिटी कभी हो जाएगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी का मतलब इनडायरेक्टली अनबाउंडेड हो गया एरिया, और यहाँ पर हम जितने भी एरिया की बात कर रहे हैं वो बाउंडेड एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप इन्फिनिटी तक जा रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्राफ भी इन्फिनिटी तक एरिया कवर करेगा, अनबाउंडेड होगा। अनबाउंडेड में एरिया हमेशा इन्फिनिटी ही लिखा जाता है। तीसरी सिचुएशन में अब आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो मैं बोल रहा था कि आपको ये दो फंक्शन दे रहे हैं लेकिन ये लिमिट नहीं दे रहे, तो एक्चुअली उसमें लिमिट क्यों नहीं देते, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ तीसरी सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन हमारी ये है कि हमने मान लो दो फंक्शंस के ग्राफ बनाए, और वो दो फंक्शंस के ग्राफ एक दूसरे को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये है दो फंक्शन हमारे, ये है हमारा y बराबर fx और ये है हमारा y बराबर gx फंक्शन।
हमको इन दोनों फंक्शन से क्वेश्चन में केवल इतना लिखा आएगा, एरिया बाउंडेड बाय फंक्शंस y equals to fx and y equals to gx, केवल इतना लिखा है SPH। अपन को क्या करना पड़ेगा, इन दो फंक्शन से बाउंडेड रीजन को एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शन को जब प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद आपसे जो एरिया पूछा गया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, वो रिक्वायर्ड एरिया ये वाला है। वी हैव टू फाइंड दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, दोनों कर्व को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इनके ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, और पूरा पॉइंट निकालने का भी जरूरत नहीं है, आप केवल इन पॉइंट्सों का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लो, इन पॉइंटों का एक्स कोऑर्डिनेट पर निकालो, और अब आपका रिक्वायर्ड एरिया आपको बड़ा इजीली मिल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिक्वायर्ड एरिया। वही थ्योरी लग गई, क्योंकि सबसे पहली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन में फर्क ये था कि पहली सिचुएशन में आपको ए से बी दिया हुआ था, दूसरी सिचुएशन में ये था कि वो दोनों कर्व एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए। तो अब मैं ये पॉइंट निकाल सकता हूँ, तो मैं ये आपको नहीं दूंगा, ये आपको निकालने पड़ेंगे। अब तो ये मैं निकाल के दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट पता कर लिया हूँ। अब हमारी थ्योरी वही हो गई कि ए से बी तक ये फंक्शन का एरिया और ये फंक्शन का एरिया निकाल के दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। मतलब रिक्वायर्ड एरिया इसमें कितना हो जाएगा, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेके बी तक ऊपर वाले फंक्शन के एरिया, ऊपर वाला fx है ना, में से नीचे वाले फंक्शन से बाउंडेड रीजन का एरिया हम सबट्रैक्ट कर देंगे। मतलब फाइनल हमारा रिजल्ट ए से लेके बी तक। तो आप देख रहे हो कि हमेशा ही दो फंक्शन को सबट्रैक्ट करके एरिया नहीं बनाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। मैं एक सिचुएशन और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और वो सिचुएशन ये है। तो ये दो फंक्शन आ रहे हैं, और दोनों फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। मान लो एक साइन ले लिया, एक log x ले लिया, दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। तो अगली सिचुएशन हमारे पास, फोर्थ सिचुएशन ये है कि मान लो दो फंक्शन आए और दोनों फंक्शन एक दूसरे को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब दिस इज दी सिचुएशन। इस तरीके से ये दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन एक दूसरे को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अवर फंक्शन y बराबर fx और दिस इज अवर फंक्शन y बराबर gx, और इनका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो x एक्सिस पे आ रहा है। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन में थ्योरी क्या पूछेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन में आता है कि एरिया बाउंडेड बाय फंक्शंस y बराबर fx, y बराबर gx एंड x एक्सिस। यहाँ पर ये वर्ड इंपॉर्टेंट। अब आपको जो एरिया निकालना है वो x एक्सिस भी आ गई इसमें, x एक्सिस से भी बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना। तो आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सॉल्व करके इनका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे वहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी दोनों कोऑर्डिनेट नहीं, केवल x कोऑर्डिनेट पर निकालना है। मान लो ये c आ गया। अब पहले फंक्शन में y को 0 डाल के हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, दूसरे फंक्शन में y को 0 डाल के हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट तो अपन दोनों फंक्शन से निकाल देंगे। अब जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, वो रिक्वायर्ड एरिया के लिए अपन क्या करेंगे, a से c तक fx से बाउंडेड रीजन का एरिया लिखेंगे, a से c तक fx से बाउंडेड रीजन का एरिया, और इसमें ऐड कर देंगे c से लेके b तक gx से बाउंडेड रीजन का एरिया, इसमें ऐड करेंगे। तो हर बारी सबट्रैक्ट करने से काम नहीं चलता, इसलिए डायग्राम में बार बार जोर दे रहा हूं कि हर क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइए, बिना उसके गलत हो जाएगा। तो हम ये एरिया निकाल लेंगे और फिर हम ये एरिया निकाल लेंगे, और ये दोनों एरिया को जब हम ऐड कर देंगे सो वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया। जब अपन इन पे बेटा क्वेश्चन करेंगे ना तो और आपको मजा आएगा, ठीक है। ग्राफ भी बनाना पड़ेगा और
फिर उसके मुताबिक फॉर्मूला लगाएंगे। तो नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट हैगा इसमें तो पूछ लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। और हमेशा ये याद रखें कि जब भी दो फंक्शन आएंगे तो दोनों के दोनों फंक्शन पूरे के पूरे अबव दी एक्स एक्सिस दिए हों, पूरे के पूरे बिलो दी एक्स एक्सिस दिए हों, कुछ अबव दी एक्स एक्सिस कुछ बिलो दी एक्स एक्सिस दिया हो। ठीक है, मतलब मैं आपके साथ कुछ 2-3 सिचुएशन और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ लास्ट में, वो ध्यान से समझिएगा। लास्ट में कुछ सिचुएशन और, फिर इनके क्वेश्चन बनाएंगे अपन। माइक म्यूट कर ले भाई, किसने ऑन किया है? तबला बजा रहा है। पेज नंबर 10 और पहली सिचुएशन ये है, ये नोट में आप याद रखना। मान लो हमने फंक्शन एफ एक्स का ग्राफ बनाया और फंक्शन जी एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है, और एफ एक्स से बाउंड्री रीजन का। अब देखिए यहाँ पर मैं अभी तक जो ग्राफ बना रहा था ना, दोनों एक्स एक्सिस के ऊपर, तो सबसे पहला डायग्राम देखो। अब आप इसमें देख रहे हो कि ये, मैं थोड़ा इसको इधर सरका देता हूँ क्योंकि 3 सिचुएशन बनानी है, तीनों नहीं आता है ये। चलो ये बना लेते हैं, 2 यहाँ पर डाल देंगे। ओके, तो अब अपन को इन फंक्शन का ए से लेके बी तक एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप सीधा कुछ नहीं करने का, चाहे अबव की एक्स एक्सिस आए चाहे बिलो हेलो सर। सो वीडियो अटक सर वीडियो अटक गया। वीडियो अटक गया।
हेलो सर। सर को फोन लगा के देखो। ग्रुप में मैसेज करो। सर क्लास ऑफ कर रहे। क्लास लीव करना है क्या?